गुड इवनिंग ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स। मैं आशा शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइड की सीरीज़ में। और आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर थ्योरी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एक ओवरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मेन सी डेफिनेशंस रिलेटेड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नर्सिंग में। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। तो हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का ओवरव्यू। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है जिसको जब डिसोल्व किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में तो स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और आयंस में। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशंस है। फ्लूइड आप सबको पता है कि फ्लूइड हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट होता है और जो हमारा 60% बॉडी वेट होता है एक अडल्ट का वो फ्लूइड का होता है। और 80% 60% अडल्ट में होता है, 80% इन्फेंट में होता है और 55% न्यूबॉर्न में, 80% न्यूबॉर्न में होता है और 55% ओल्डर एडल्ट में होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि किसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 80% हमारा नियोनेट में होता है ब्लड वॉल्यूम, जो हम बॉडी का कंपोजिशन होता है 80% न्यूबॉर्न में फ्लूइड का होता है और 55% जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें होता है। तो इन दोनों में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक नर्स को सबसे ज़्यादा इन क्लाइंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। और हमारा जो फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स होते हैं, सबसे पहले होता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। जो फ्लूइड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होता है उसको इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट कहते हैं। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो हमारा फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल्स के बाहर होता है। जो हमारा मोस्ट ऑफ द फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही होता है, सेल्स के अंदर होता है। लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से, डिजीज कंडीशन की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से जब फ्लूइड इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ मूव करता है तो बॉडी में एडिमा हो जाता है, थर्ड स्पेसिंग हो जाती है, तो उस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसको डिसोल्व होना होता है और सॉल्यूशन वो चीज़ होती है जिसमें वो चीज़ डिसोल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल हम नींबू पानी बनाते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए हम किस किस चीज़ का कंपोजिशन लेते हैं। पहले हमारे पास पानी होता है, पानी में हम नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं। जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। और सोल्यूट क्या है, जो भी हम शुगर, साल्ट और लेमन जूस इसमें हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सोल्यूट हो गया। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है, इन सब के मिक्सचर से हमारा क्या बनेगा, इन सब के मिक्सचर से हमारा नींबू पानी बनेगा। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस है, लेकिन ये डेफिनेशंस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस है लेकिन आपको ये माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एडिमा क्या होता है। एडिमा जब भी हमारा फ्लूइड रेगुलेशन होता है मेनली वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में। जैसे ही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रॉपर बैलेंस होता है, जैसे ही कोई आयन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकलता है तो दूसरा आयन उसकी जगह पे आ जाता है, उसकी जगह लेने के लिए। तो हमारा जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। और इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके दोनों तरफ सोल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। तो वो इनके फ्लो को रेगुलेट करती है, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के फ्लो को
रेगुलेट करती है। जैसे कि हमारा सोडियम आयन होता है, जब सोडियम आयन हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकलता है, एक सोडियम आयन की जगह पे 3 कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं उसकी जगह लेने के लिए। तो इस तरह से हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। और जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ सोल्यूट्स को और कुछ सॉल्वेंट को अलाउ करती है अपने अंदर से जाने के लिए, सेल्स के अंदर जाने के लिए, और कुछ सोल्यूट और कुछ सॉल्वेंट को ये होल्ड कर लेती है। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनों को ये अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, और जितनी हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, उनको ये यहाँ पे होल्ड कर लेती है, ताकि हमारी जो बॉडी का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहे। लेकिन एडिमा में क्या होता है, एडिमा में हमारे ऑनकोटिक प्रेशर में, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में, या फिर कैपिलरी परमिएबिलिटी में या लिम्फ नोड्स में हमारी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्लूइड क्या है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। जब भी फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड हमारी टिश्यूज में, हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग भी एडिमा से मिलती जुलती है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। थर्ड स्पेसिंग में क्या होता है, थर्ड स्पेसिंग में होता है कि थर्ड स्पेसिंग में किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से जब फ्लूइड हमारी पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल और लिम्फेटिक सिस्टम में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी कॉमन टर्म्स हैं जो हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है, तो उन टर्म्स की तरफ जाते हैं। सबसे आपने पढ़ी भी होंगी, एक बार फिर से उन टर्म्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न मैंने पढ़ा दिया आपको यहाँ पे, सोल्यूट क्या होता है और सोल्वेंट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो हमारा सोल्यूट होता है, सोल्यूट मीन्स सॉल्ट या फिर कोई आयन हो सकता है, कोई भी आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोल्यूट क्या है, हमारा कोई भी आयन हो सकता है, वो मूव करता है सोल्वेंट की तरफ। जहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, वो मूव करता है कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, हमारा कोई भी आयन हो सकता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या कोई भी आयन, वो मूव करता है सोल्वेंट की तरफ। सोल्वेंट क्या हो सकता है, हमारा बॉडी फ्लूइड हो सकता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और डिफ्यूजन में सोल्यूट मूव करता है, ऑस्मोसिस में सोल्वेंट मूव करता है। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ये याद कर लेते हैं तो सारा फंडा ही क्लियर हो जाता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में सोल्यूट मूव करता है और ऑस्मोसिस में सोल्वेंट मूव करता है। सोल्वेंट जैसे मैंने पहले पढ़ा है आपको, पानी, वो पानी के कंसेप्ट से याद रखिएगा। जो सोल्यूट होते हैं वो हमारा शुगर हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, या फिर शुगर हो सकता है, वो हमारा सोल्यूट होगा। और सोल्वेंट क्या होगा, हमारा पानी, जिसमें हमने चीज़ को घोलना है। मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जहाँ पे जिस सब्सटेंस में डिजोल्व होना है उसकी कंसंट्रेशन कम है, टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, हमारा सोल्वेंट जा रहा है, इसमें हमारा सोल्यूट जा रहा है, इसमें हमारा सोल्वेंट जा रहा है। थर्ड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स एंड सोल्वेंट। इसमें सोल्यूट जा रहा था, इसमें सोल्वेंट जा रहा था। और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों मूव करते हैं। कैसे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उस पर लगता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ दोनों ही जाते हैं। सोल्यूट भी जाएगा, सोल्वेंट भी जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ दोनों जाएंगे। और फिर आगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, जितना भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसका एक वेट होता है, और उस वेट की वजह से वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना प्रेशर डालता है। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे,
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सॉल्यूशन का जो वेट होता है, अपने वेट के कारण वो किसी भी चीज़ पे जितना प्रेशर डालेगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। उसके बाद ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी क्या होती है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। इट रेफर्स टू द ओस्मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन होती है, किसी भी सॉल्यूशन की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। अब सॉल्यूशन जितना थिन होगा उसकी ओस्मोलैरिटी उतनी ही कम होगी। सॉल्यूशन जितना थिन होगा उसकी ओस्मोलैरिटी उतनी ही कम होगी। लेकिन सॉल्यूशन जितना थिक होगा, सॉल्यूशन बहुत थिक है, जैसे कि हम उसमें देखते हैं, सिरप में देखते हैं, सिरप में क्या होता है, कम होती है ओस्मोलैरिटी, सिरप की ओस्मोलैरिटी कम होती है। और जो थिक चीज़ें होती हैं उनकी ओस्मोलैरिटी क्या होती है, उनकी ओस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने करा दी हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एज यू ऑल नो, हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आप सबने पढ़ा भी होगा, इनके यूजेस भी पढ़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको जस्ट सॉल्यूशन के नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, फ्लूइड के, आईवी फ्लूइड के नाम दे दिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में। और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये बताइए कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो ये लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये लिस्ट आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का ही पक्का आता है। सबसे पहले आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, सोल्ट का जो अमाउंट होता है वो इक्वल टू हमारे रेड ब्लड सेल, जो हमारे सेल्स होते हैं उसके इक्वल होता है। मतलब कि ना तो इसमें सोल्ट का अमाउंट कम होता है और ना ही इसमें सोल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो वो होते हैं हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसमें जो और सब आइसोटोनिक सॉल्यूशन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की प्रोसेस सबसे कम होती है। तो आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उसमें बराबर ही रहता है सोल्यूट और सोलवेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बराबर रहता है, तो उस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो नील ही होती है, बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस नहीं होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, जिन सॉल्यूशंस में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कॉमनली यूज़ करते हैं हम, डायरिया में यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं, फ्लूइड रिसस्टिटेशन में इसका यूज़ किया जाता है। 0.9% सोडियम क्लोराइड, रिंगर लैक्टेट, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस 0.9% सोडियम क्लोराइड, रिंगर लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। सबसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शोक वाले पेशेंट में इनका यूज़ किया जाता है, बर्न्स पेशेंट में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एज इट इज डायरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी हमें वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का यूज़ ज़्यादा किया जाता है बाकी सॉल्यूशंस की जगह पे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, हार्ट फेलियर में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को यूज़ नहीं कर सकते। और जहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड होता है, हार्ट फेलियर में ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड होता है। रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उन पे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है हमारा DNS आता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, D5% इन रिंगर लैक्टेट एंड D5% इन हाफ नॉर्मल सलाइन। ये होते हैं हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मेनली कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं। DNS मेनली फ्लूइड ऑफ चॉइस है, D5% इन RL। हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में हम यूज़ करते हैं D5% इन रिंगर लैक्टेट एंड D5% इन 0.45 नॉर्मल सलाइन। ये हम यूज़ करते हैं हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में। जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, शॉक की कंडीशन में होता है, तो ये दोनों हमारे फ्लूइड ऑफ चॉइस होते हैं।
उसके बाद है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन 0.45% NaCl, 0.25% सोडियम क्लोराइड विद और विदाउट डेक्सट्रोज। इनका भी मेन इंडिकेशन हमारा वॉल्यूम रिप्लेसमेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है। कई बार जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाई बीपी वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट का अमाउंट हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों ही बीपी वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं हम हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के रेगुलेशन में कि हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है हमारे फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के फ्लो पे। तो हमारे 3 मेनली रेगुलेटर्स होते हैं। सबसे पहले है किडनीज। एज यू ऑल नो किडनीज क्या होती है, हमारी बॉडी से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती हैं। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के रेगुलेशन के लिए सबसे पहले हमारी जो किडनीज हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है सोडियम पोटेशियम जितने भी आयंस हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, किडनीज अपनी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू उनको जितनी हमें ज़रूरत होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ज़रूरत नहीं होती तो उनकी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। मेनली किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से जो कि हमारी किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स भी मेन रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में। थर्ड इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये किडनीज के ऊपर इफेक्ट डालता है और सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। जितना भी सोडियम हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जितना ज़रूरत नहीं होती उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में मेन इतना ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे डिस्क्राइब किए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, अब कोई पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।